भाईजान प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, बाहर बहुत ठंड है, मैं मर जाऊंगी। मैं आइंदा से कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज़। कपकपाते हाथों से लोहे के बेरहम दरवाजे को पीटते वो मुसलसल मिन्नत समाजत कर रही थी। पिछले 1.5 घंटे से वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी और अब तो इसकी टांगें भी जवाब देने लगी थी। वो रो रो कर इसका गला बैठ चुका था और अब तो ये हालत थी कि वो पूरी कुव्वत से चलाकर ताईजान को पुकारती, तब भी बामुश्किल सरगोशी जैसी आवाज़ इसके गले से निकल रही थी। बिजली एक दफ़ा फिर पूरी कुव्वत से कड़की तो वो उछल कर मुड़ी थी। खौफ से इसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई। तारीख सड़क पर एक लम्हे के लिए रोशनी फैली थी और एक दफ़ा फिर अंधेरा छा गया। वो इस गेट के सामने से क्यों नहीं हिल रही थी? क्योंकि गेट के दोनों अतराफ में लगे पोल्स की जर्द रोशनी से एक छोटा सा टुकड़ा रोशन हो रहा था। ये सरमद अली शाह की कोठी थी, ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच में घिरी हुई एक वसी और अरीज कोठी, जिसके बैरूनी दरवाजे के सामने खड़ी वो अपनी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रही थी। ताईजान प्लीज दरवाज़ा खोले, मुझे डर लग रहा है, बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो एक दफ़ा फिर गिड़गिड़ाई थी। इसके वजूद में ठंडक उतरने लगी थी। आसमान से मुसलसल बरसती बारिश की बूंदें सुइयों की तरह इसके वजूद में गिरे जा रही थी। ये तूफान इसकी ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा नहीं आया था। इस तूफान ने इसे हमेशा ही बर्बाद किया था। खराब मौसम, मूसलाधार बरसती बारिश और बार बार कड़कने वाली बिजली ने अरमीना को अपने अंदर सहमने पर मजबूर कर दिया था। दरवाज़ा पीट पीट कर वो थक चुकी थी और अब तो वो मायूस भी होने लगी थी। चेहरे पर बिखरते आंसू बारिश के पानी में घुल मिल रहे थे। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में खौफ, दहशत, परेशानी, दुख, क्या कुछ ना था। अपने लड़ते वजूद को समेटते वो पलटी थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? ताईजान ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो जानती थी इसकी ताई अनवरी बेगम ऐसी ही थी, सख्त दिल, और दुनिया की कोई चीज़ इनके सख्त दिल को मोम नहीं कर सकती थी। खासकर अरमीना अली शाह के हवाले से इसने बेबसी से अपनी पलकें मींची। बिजली एक दफ़ा फिर कड़की थी। तारीख गली एक पल के लिए रोशन हुई। वो बेख्तियार खौफजदा होकर 2 कदम पीछे हटी थी। मैं रात के इस पहर कहाँ जाऊंगी? अभी तो बारिश हो रही है, कोई अपने घर से नहीं निकला हुआ। अगर कोई गलत इरादे वाला मर्द आ गया तो वो बेसाख्ता खौफजदा हुई थी। दरवाजे के इस पार कोई नहीं था। गार्ड भी ना जाने कहाँ जाकर सो गया था कि इसकी इतनी बार दरवाज़ा पीटने पर भी दरवाज़ा खोलने नहीं आया था। शायद इसे अनवरी बेगम की जानिब से ख़ास हदायत थी। वो अपने टुकड़ों पर पलती देवर की औलाद को बर्दाश्त करने से कासर थी। अचानक ही वो चौंकी। अंदर से पाँव घसीट कर चलने की आवाज़ आ रही थी। शायद इसकी आहो-बका सुनकर किसी को रहम आ गया था। एक दफ़ा फिर वो पूरी कुव्वत से दरवाज़ा पीटने लगी थी। खटाक की आवाज़ से छोटा गेट खुला और चौकीदार ने अपना सर बाहर निकाला था। वो नींद खराब होने पर बुरी तरह से तैश में था। अरमीना की हैसियत इस घर में क्या थी, वो इस बात से वाकिफ था। खुदा के लिए लाला, मुझे अंदर आने दे, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश है। मैं रात के इस पहर अकेली बाहर नहीं खड़ी हो सकती। आप प्लीज़ कुछ तो अंडरस्टैंड करें। वो एकदम बुलक बुलक कर रोने लगी थी। चौकीदार ने एक बेजार निगाह इस पर डाली। बेगम साहिबा ने कहा है कि तुम्हें अंदर नहीं आने देना। अब तुम यहाँ खड़ी होकर शोर मचाना बंद करो और जहाँ दिल करता है वहाँ जाओ। चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। सुबह से पहले ही दरवाज़ा नहीं खुलेगा। चौकीदार ने बेहस अंदाज में जवाब देते खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया था। दरवाजे की ज़रब अरमीना के दिल पर पड़ी। वो तनख्वाह अनवरी बेगम से लेता था तो इसी का वफादार था। इससे भला अरमीना से हमदर्दी करके क्या लेना था? अरमीना की टांगों में से जान निकलने लगी। मौसम की सख्ती अब अपना असर दिखा रही थी। इसे यूं महसूस हुआ जैसे ज़मीन और आसमान इसके सामने घूमने लगे हैं। मुसलसल बरसती ताबड़तोड़ बारिश में कोई कमी नहीं आ रही थी। अरमीना ने बेबसी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। मैंने चोरी की है आज एक और इल्ज़ाम लग गया मुझ पर। ताईजान ने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि भला मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। वो बेबसी से सोचती पलटी थी। इसका सब्ज रंग का लिबास भीग कर जिस्म से चिपक गया था।
लंबे बाल गर्दन और पुश्त पर बिखरे हुए थे। इसकी रंगत खौफनाक हद तक सफ़ेद पड़ रही थी। शायद वो बेहोश होने के करीब थी। बिनीश ने ताईजान की अलमारी में से पैसे चुराए और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। और ताईजान ने भी तहकीक करना ज़रूरी नहीं समझा। इन्हें पता जो था बेटी के मुकाबले में मुझ पर इल्ज़ाम रखना ज़्यादा आसान है। इसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट बिखर रही थी। बेख्तियार सर उठाकर आसमान की जानिब देखा, जैसे अपने मर जाने वाले वालिदैन से शिकवा कर रही हो, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था। लड़खड़ाते कदमों से वो गली पार करने लगी थी। न जाने वो कितनी देर चलती रही, शायद आधा घंटा या 15 मिनट, मगर अरमीना को लगा वो कई सदियों तक किसी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। हर खटकते आहट पर वो बुरी तरह से चौंक जाती, मगर अब की इसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। शायद यही वजह थी कि सामने से आती तेज हेडलाइट्स को वो देख नहीं सकी। गाड़ी चलाने वाला भी शायद बारिश के सबब झंझलाया हुआ था, इसलिए सामने से आते मुसलसल बारिश से भीगते वजूद को देख नहीं सका। यूं भी इसे कैसे अंदाज़ा हो सकता था कि रात के इस पहर एक 20 साल लड़की अपने घर वालों के जुल्म सितम से सताई हुई खोई जाए, पनाह तलाश कर रही थी। वो एकदम गाड़ी के सामने आई तो फ्रंट सीट पर बैठे अरिशमन खानजादा की स्याह आंखों में बेयकीनी फैली। तेज हेडलाइट्स की रोशनी में इसका सरापा देखते ही इसने बेख्तियार ब्रेक पर पांव रखे थे। तेज चिड़चिड़ाहट के साथ गाड़ी रुकी, मगर देर हो चुकी थी। गाड़ी ने अरमीना अली शाह के कमजोर पड़ते वजूद को हिट किया था। वो उछलकर रोड के दूसरे पार जा गिरी। हवास पहले ही जवाब दे रहे थे। गाड़ी की टक्कर ने इससे रहे सहे होश भी छीन लिए। वो आंखें मूंदते अंधेरे में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी। जिस वक्त गाड़ी का दरवाज़ा खोले अरिशमन खानजादा बेख्तियार बाहर निकला। तेज बारिश की बौछार ने इसे लम्हों में ही भिगो दिया था, मगर वो ऐसे मौसम से घबराने वाला नहीं था। जैकेट की जिप बंद करते वो तेज तेज कदमों से चलते इस बेहोश वजूद तक आया। कौन है ये? रात के इस पहर ये लड़की बाहर क्या कर रही है? वो परेशान हुआ था। हाथ में पहनी घड़ी में इसने वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। वो औंधे मुंह फर्श पर गिरी थी। माथे से खून बहकर बारिश के साथ पथरीली जमीन पर बह रहा था। अरिशमन खानजादा ने बेख्तियार इसे कंधे से पकड़कर सीधा किया और एक पल के लिए वो साकित रह गया। ये चेहरा, ये नकोश, वो पहचानता था कि ये अरमीना अली शाह के थे, सरमद अली शाह की भतीजी, इसके छोटे भाई की बेटी। वो बेख्तियार लड़खड़ा कर उठा। क्या किस्मत इतनी जल्दी भी मेहरबान होती है कि कोई दुआ इतनी जल्दी भी कबूल होती है? अरिशमन खानजादा को यकीन न आया। इसके हाथों में वो शय थी जिसके जरिए वो बाजी पलट सकता था, शतरंज के मोहरे बदल सकता था, अपने पुराने हरीफ, अपने पुराने दुश्मन सरमद अली शाह को मात दे सकता था। इसके घर की एक औरत इसके कब्जे में थी। अरिशमन खानजादा के चेहरे पर बेयकीनी फैली। तीखे नकूश मजीद तीखे हुए थे। आहिस्तगी से झुककर इसने अरमीना की सांसें चेक की। वो बेहद मध्यम थी। ये जिंदा है। एक शुक्र भरा सांस अरिशमन खानजादा के लबों से आज़ाद हुआ। तुम तो गए सरमद अली शाह, अब पुराने बदले चुकाने में आसानी होगी। मुझे अंदाज़ा है कि तुम अपने घर की इज्जत के मामले में किस कदर कोशिश करते हो, और अब तुम्हारी इज्जत मेरे कब्जे में है। आहिस्तगी के साथ इसने ज़मीन पर बेहोश पड़े अरमीना अली शाह के वजूद को अपने बाजों में उठाया था। इसके गिर्द इस वजूद की नरमी अरिशमन खानजादा के बाजों में मुंतकिल होने लगी। सर्द मौसम में अपनी बाहों में मौजूद इस होशो हवास से बेनियाज लड़की का हुस्न इसे घायल करने लगा था। हर दफ़ा बिजली कड़कने पर वो इसे दिखाई देती थी। अरिशमन खानजादा ने अपना सर झटका। आहिस्तगी से इसे गाड़ी की पिछली सीट में डालते इससे याद आया, जब पहली दफ़ा इसने अरमीना को सरमद अली शाह की कोठी में देखा था, तब कोठी में कोई शादी थी और वो सुर्ख रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहने खामोशी से अपनी उंगलियां मसलते एक अलहदा टेबल पर बैठी हुई थी। तब भी वो एक वेटर के बहरूप में सरमद अली शाह पर नजर रखे हुए था। शायद ये लड़की अलग थी, अलग थलग रहना पसंद करती है, मगर अब तो इसे अपने चचा के किए हुए कर्मों की सजा भुगतनी ही होगी। धार से दरवाज़ा बंद करते वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो चेहरा जहां चंद लम्हों पहले तक कोई तासुर ना था, अब वहां एक खतरनाक सी मुस्कुराहट खेल रही थी। वो खेल में उतरने वाला था और इस पर फतह यकीनन इसकी होनी थी, क्योंकि इसके पास इस खेल का सबसे नाजुक मोहरा था। इससे पलटकर एक निगाह बेहोश अरमीना अली शाह के वजूद पर डाली, जिसके होंठ नीले पड़ रहे थे।
हाँ, मगर इससे पहले मुझे इसको जिंदा रखने की कोशिश करनी है, कहीं ये ना हो कि मर ही ना जाए। ना मालूम ये आधी रात को घर से बाहर क्या कर रही थी। शायद किसी के साथ घर से भागने के लिए निकली हो। इस उम्र की लड़कियां बेवकूफ़ भी तो इंतहा की होती हैं। गाड़ी स्टार्ट करते वो अपनी सोचों से उलझ रहा था और पिछली सीट पर होशो हवास से बेनियाज लेटी अरमीना नहीं जानती थी कि इसकी ज़िंदगी अब किस मोड़ में दाखिल हो रही है। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि अपनी इस कामयाबी के मोहरे को लेकर वो कहाँ जाए। अरिशमन खानज़ादा की स्याह आंखों में बेचैनी के साथ साथ उलझन भी थी। वो इसे अपने घर नहीं ले जा सकता था। इसे पता था शर्मीन बेगम इस लड़की को देखते ये भूल जाएंगी कि वो इनका बेटा है, और फिलहाल वो इनकी किसी नेकी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। पहले बहुत नेकियां करके इन्होंने सबको अपना दुश्मन बना लिया था। यही वजह थी कि वो 30 बरस का होने के बावजूद सिर्फ दुश्मनियां ही निभा रहा था। अभी तक इसे अपना घर बसाने का मौका नहीं मिला था, मगर अब मैं इस दुश्मनी को इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा कर छोड़ूंगा। मेरी माँ की आंखों में आए हुए आंसुओं का सारा हिसाब सरमद अली शाह को अब देना ही होगा। वो खोलते हुए सोच रहा था। आखिरकार इसने अपनी गाड़ी का फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया। यही वो जगह थी जहां इसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, वरना वहां वो महफूज था। अपने इस मोहरे के साथ गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकी तो वफादार चौकीदार ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोल दिया। साहब जी, ये कौन है? चौकीदार ने हैरत से पूछा तो अरिशमन खानज़ादा ने एक सर्द निगाह से चौकीदार को देखा था। वो समझ गया कि ये साहब का ज़ाती मामला है, इसे अपनी राय नहीं देनी। सो खामोशी से आगे बढ़कर बेहोश अरमीना के वजूद को गाड़ी से निकालने की कोशिश करने लगा था। अंदर के सिमत जाते अरिशमन खानज़ादा ने पलट कर यह मंजर देखा। न जाने क्यों उसे शदीद बेचैनी हुई थी। तुम पीछे हट जाओ, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। वो यकलख्त आके बढ़ा था। बूढ़े चौकीदार को पीछे हटाते इसने आहिस्तगी से अरमीना के वजूद को गाड़ी से बाहर निकाला। इसका लिबास मुकम्मल तौर पर भीग कर चिपका हुआ था। वो अभी तक बेहोश थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो जल्दी, और हीटर भी ऑन करना। चौकीदार को हदायत देते वो इसलिए तेज़ी से अंदर लपका था। बाहर बरसते तूफ़ानी बारिश में अब कदरे कमी आ गई, मगर माहौल में ठंड हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसे यूं ही बाजों में उठाए वो फार्म हाउस का दरमियानी हिस्से को अबूर करते अंदरूनी कमरों के सिमत आ गया। यहाँ मौजूद इसका मास्टर बेडरूम हमेशा ही तैयार रहा करता था। चौकीदार असगर लाला को पता था साहब कब किस वक्त आ जाए, और फिर इसके मूड को सहना इसके बस की बात नहीं थी। लिहाजा वो हमेशा ही इसका बेडरूम रेडी लगता था। अभी भी इसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो अरिशमन खानज़ादा के माथे पर उलझन नमूदार हुई। क्या कोई और कमरा तैयार नहीं है? एक ही कमरे में तो नहीं रह सकते ना मैं और ये दोनों? वो चिढ़कर बोला था। चौकीदार ने पशेमानी से सर झुका दिया। साहब जी, आपने आने की कोई इत्तला नहीं दी। बारिश की वजह से सारे मुलाजमीन छुट्टी पर हैं, इसलिए बाकी सारे कमरों की सफाई नहीं हुई। सिर्फ यही कमरा मैंने आज साफ कर दिया था। चौकीदार की बात पर वो झंझला कर अंदर की सिमत पलटा था। चौकीदार का शिद्दत से दिल चाहा कि वो एक दफ़ा फिर साहब और इस लड़की के दरमियान रिश्ते के बारे में पूछे, मगर कुछ देर पहले वाली इसकी निगाह याद करके वो चिपका खड़ा रहा। अरिशमन खानज़ादा ने अंदर बढ़कर इसे बेड पर लटाया था। एक हल्की सी सिसकी अरमीना के लबों से निकली। प्लीज़ ताईजान, दरवाज़ा खोल दे, मुझे डर लग रहा है। वो टूटे फूटे लहजे में बोली थी। चंद अल्फाज अरिशमन खानज़ादा की समातों से टकराए। वो गहरी सांस लेता पलटा। इस कमरे में इस लड़की के साथ रात गुजारनी थी और ये करना इसकी मजबूरी थी। इसे ये जंग जीतनी थी और जीतने के लिए वो फिलहाल किसी भी हद तक जा सकता था। चौकीदार को वापस भेजकर इसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और पलटकर हीटर ऑन करने लगा। कमरे में गर्माइश फैली तो रफ्ता रफ्ता अरमीना के चेहरे की रंगत भी वापस लौटने लगी। नीले पड़ते होंठ वापस अपनी असली रूप में आए तो अरिशमन खानज़ादा ने ठिठक कर इसे देखा। वो बेहद हसीन थी, इतनी हसीन के चंद लम्हों तक वो अपनी निगाह नहीं हटा सका इसके लिबास से। निगाहें चुराते वो पलटा। बाहर फैली रात और अंदर फैली तन्हाई इसके वजूद में खचोके लगा रही थी। क्या हो गया मुझे? मैं भी एक बिल्कुल आम मर्द बनकर सोच रहा हूँ। ये जवान और हसीन लड़की है और इस वक्त मेरे और इसके दरमियान कोई और मौजूद नहीं। और सबसे बड़ी बात ये भी मेरे दुश्मन खानदान में से। मैं चाहूँ तो इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ?
जीतने के लिए मैं दूसरे हरबे भी इख्तियार कर सकता हूँ। खुद पर जब्त करते वो पलट कर खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया था, मगर निगाह भटक कर एक दफ़ा फिर अरमीना के वजूद पर जा पड़ी। ये इस तरह गीले कपड़ों में सोई हुई तो सुबह तक बीमार हो जाएगी। मुझे इसके कपड़े बदल देने चाहिए। दिल कड़कड़ा कर वो आगे बढ़ा और अलमारी से इसने एक ट्राउज़र और टी शर्ट निकाल ली। ये ट्राउज़र और टी शर्ट इसकी नाप की थी। यकीनन अरमीना को काफ़ी खुली होती, मगर इन गीले चिपके हुए कपड़ों से तो निजात मिल जाती। बेड पर कपड़े रखते वो आहिस्तगी से इसके साथ बैठा। इसे उतारूं कैसे? अरमीना की सीट को देख के वो बेख्तियार झंझलाया था। इतने भारी भरकम लंबे चौड़े कपड़े पता नहीं ये लड़कियां पहनती कैसे हैं। वो झंझला कर वापस उठ खड़ा हुआ। सारी हमदर्दी हवा हुई। इसे बेख्तियार खुद पर गुस्सा आने लगा। मरती है तो मरे, अच्छा है एक दुश्मन ही कम होगा ना। मैं बिला वजह क्यों इतना हम्बल हो रहा हूँ? खुद को झिड़कते वो पलट कर खिड़की के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। रात धीरे धीरे गुजरती रही। बाकी के वक्त इसने दानिस्ता तौर पर कोशिश की थी कि वो पलटकर पीछे के सिमत ना देखे। न जाने कितना वक्त गुजरा जब इसे अपने पीछे हल्की सी कराह की आवाज़ सुनाई दी। रात अभी कुछ हद तक बाकी थी। अरिशमन खानजादा ने पलट कर देखा। वो जाग रही थी और जागते हुए हैरत से आसपास देखते हुए ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो किस जगह पर है। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? अरिशमन खानजादा पर निगाह पड़ते इसका रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ा था। वो बेख्तियार बेड से उठ खड़ी हुई। नजर अपने कपड़ों तक गई। एक पल के लिए इसे इत्मीनान हुआ, मगर अगले ही पल इसका हलक एक दफ़ा फिर खुश पड़ गया। कौन है आप? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं किस जगह पर हूँ? क्या दाईजान ने आपको भेजा था? वो मुश्किल बोलती और दरवाजे के सिमत देखती और कभी अरिशमन खानजादा की तरफ जो गहरी निगाहों से इसके वजूद का जायज़ा ले रहा था। आप मेरे फार्म हाउस पर हैं मोहतरमा, और मुझे किसी ने सोशल सर्विस करने के लिए नहीं भेजा था। मैं तुम्हें खुद यहाँ पर लाया हूँ अगवा करके। इस वक्त तुम मेरी कैद में हो, इंतहाई इत्मीनान से कहते वो पेंट की जेबों में हाथ डालता इसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरमीना की रंगत जट पड़ी। अगवा? लेकिन क्यों? मुझे क्यों अगवा किया है आपने? वो कपकपाते लबों से बामुश्किल बोली थी। इसे याद आया बरसती बारिश में वो घर के बाहर तन्हा थी। फिर वो चलने लगी और एक गाड़ी ने इसे टक्कर मारी थी। कहीं आप वो गाड़ी वाले तो नहीं हैं? वो बुरी तरह से लड़खड़ाई। इससे जोरदार चक्कर आया था। अरिशमन खानजादा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, मगर न जाने क्या सोचकर इसने अपने बड़े हाथों को वापस खींच लिया। जी हाँ, मैं वही हूँ गाड़ी वाला। मेरा नाम अरिशमन खानजादा है। शायद तुमने अपनी इस बड़ी सी कोठी में मेरे नाम की बाज़गश्त अक्सर सुनी होगी। मेरी नहीं तो मेरे बाप के नाम को तो सुना ही होगा। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे ताया की रातों की नींद हराम कर रखी है। बहुत हिसाब बाकी है तुम्हारे ताया की तरफ मेरे, और देखो किस्मत मुझ पर किस तरह मेहरबान हुई। सारे हिसाब चुकता करने का मौका मैसर आ गया। वो दिलचस्पी भरे अंदाज में कह रहा था। अरमीना को इसका लहजा लो देता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखों में पानी भरने लगा। वो एक अजाब से गुजरकर दूसरे अजाब में आ फंसी थी। इसने बेबसी भरी नजरों से दरवाजे का जायजा लिया। इसे पता था यही सब होगा। इतनी रात को घर से बाहर रहने वाली लड़कियों के साथ यही सब तो होता है। काश ताईजान ने दरवाज़ा खोल दिया होता। पलकें मींच कर इसने आंखों में आए आंसुओं को अपने अंदर उतारना चाहा, और अरिशमन खानजादा ने ठिठक कर इस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर अजीब बेबसी खड़ी थी। क्या करेंगे आप मेरे साथ? प्लीज़ मुझे जाने दें। अगर आपको लगता है कि मेरे बदले आप ताईजान से कुछ रकम निकलवा सकते हैं तो ये आपकी भूल है। वो मेरे बदले 1 रुपया भी नहीं देंगे। अगवा बराए तावान कहाँ सुनते हैं। वो आपको हुक्म देंगे कि मुझे गोली मार दे क्योंकि मैं इस घर की सबसे फालतू चीज़ हूँ। कहते अपनी उंगलियां मसल रही थी। अरिशमन खानजादा ने ठिठक कर इसे देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ अगवा बराए तावान के लिए लाया हूँ? पैसों के बदले इसकी आवाज़ में बेयकीनी उतर आई थी। इसे लगा सामने खड़ी 20 साल लड़की ने इसकी बेइज्जती की है। अरमीना ने अपना सर उठाया। बड़ी बड़ी आंखों में हैरत थी। तो फिर और आप मुझे किसे लाए हैं यहाँ? आवाज़ में खौफ उतरा था। अरिशमन खानजादा के लबों पर एक मुस्कुराहट थी। मतलब तुम्हें मेरी शक्ल से लगता है कि मैं कोई गरीब मस्कीन टाइप का आदमी हूँ जिसे रकम की ज़रूरत है? ये फार्म हाउस मेरा है। यार इस फार्म हाउस जैसे 2 और फार्म हाउस भी मेरी मलकियत में हैं। इस शहर में फैले हुए 2 बड़े बिजनेस में से एक मेरा है। ये देखो मेरे कपड़े, ये इम्पोर्टेड हैं। मेरे जूते भी इम्पोर्टेड हैं। मतलब तुम्हें मेरी शक्ल से मैं गरीब लग रहा हूँ? और अरिशमन खानजादा को जैसे शौक सा लगा था। अरमीना यूं ही बेयकीनी से इसे देखती रही। ये शख्स कौन था?
और क्या चाहता था? वो कह रहा था कि इसने अपनी कोठी में इसका नाम सुना था, मगर ये झूठ था। इसने आज तक कभी अरिशमन खानज़ादा का नाम नहीं सुना था। वो इतनी अहम कब थी? घर वालों के लिए बहुत सी। बैठाकर अपने मामलात इसके साथ डिस्कस करते। तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? प्लीज़ बताएं। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो मुझे जाने दें। प्लीज़ सुबह होने से पहले मुझे घर वापस जाने दें। ताईजान सुबह के वक्त दरवाज़ा खोल देंगी, मैं अंदर चली जाऊंगी। अगर मैं वापस ना गई तो पूरे ख़ानदान में मशहूर कर लेंगी कि मैं घर से भाग गई हूँ। वो बेबसी से कहते अचानक लड़खड़ाई थी। बेड को थामकर आहिस्तगी से बैठते इसने जैसे हार मान ली थी। इसकी आंखों में आंसू उतर रहे थे। अरिशमन खानज़ादा ने एक मलामती निगाह इस लड़की पर डाली। तुम वहाँ सड़कों पर रात के वक्त वॉक किस लिए कर रही थी? क्योंकि तुम्हारी ताईजा ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। अब की बार वो ज़रा हैरानी से बोला। अरमीना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। जी, इनकी अलमारी में से कुछ पैसे चोरी हो गए थे। चूँकि मैं इस घर में मुफ्त में रहती हूँ, मेरे वालिदैन मर चुके हैं, तो इनकी बेटी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो पैसे मैंने चुराए हैं। हालांकि वो पैसे भी नहीं इसने चुराए थे, मैंने खुद इसे देखा था। हम आवाज़ में बोलती वो अरिशमन खानज़ादा ने बेबसी से अपने सर पर हाथ मारा। ये किसे उठा लाएंगे? तो दुखों की मारी कोई मजबूर आत्मा है, अपने साथ साथ मुझे भी रुलाएगी। इसने एक झंझलाहट बड़ी निगाह सामने बैठी लड़की पर डाली, जिसे अब अपने भीगे वजूद का एहसास हो रहा था। इसलिए अपने दोनों बाजुओं को अपने गिर्द लपेटते वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम इनके घर में क्यों रहती हो? तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो गया है, तुमने बताया। हाँ, मुझे याद आया। सरमद अली शाह के छोटे भाई अहमद अली शाह हाथ में इंतकाल कर गए थे। अरिशमन खानज़ादा की आवाज़ में हल्की सी अफसोस की झलक आई। अरमीना की आंखों में फिर से पानी भरने लगा। इसने अपना रुख मोड़ लिया। ताईजान का कहना है कि मरने से पहले बाबा जान ने मुझे इनके सपुर्द किया था, इसलिए वो मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर ले आए। इसके अंदाज में तलखी थी, करवाहट थी। अरिशमन खानज़ादा ने एक गहरी निगाह इस लड़की पर डाली। वो रात के इस पहर बरसती बारिश में बाहर तन्हा मिली थी। वो सच भी कह सकती थी और झूठ भी। नामालूम इसकी कहानी में कितना सच था, मगर इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो झूठ नहीं कह रही। अरिशमन खानज़ादा गहरी सांस लेता उठ खड़ा हुआ। इसने अपने गले में एक नई मुसीबत मोल डाली थी। अगर वाकई ये लड़की इस घर वालों के लिए इतनी गैर अहम थी, तो इसने इसे यहाँ लाकर गलती की थी। भला इसके बदले वो सरमद शाह से क्या बात मनवाता, मगर वो भी घाक खिलाड़ी था, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। ओके, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे घर वाले इतने जालिम हैं, जुल्म करते हैं, तो फिर वापस जाने के लिए क्यों तड़प रही हो? बेड पर कुछ कपड़े पड़े हैं, चेंज कर लो। ये पसंद नहीं है तो अलमारी में से कोई और निकाल लो। वैसे तो ये मेरा कमरा है, लेकिन इतनी अखलाकियात हैं मुझ में कि यहाँ पर एक एक अनजान लड़की स्टे कर रही है तो मैं कहीं और ठहर जाता हूँ। सुबह हो रही है, फ़िलहाल तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें अगवा कर चुका हूँ और इस वक्त तक तो तुम्हारी फैमिली को भी पता चल चुका होगा। मैं खेल के तौर पर तरीके बदल दूँगा। तुम बेशक इनके लिए गैर अहम हो, मगर मेरे लिए नहीं। मैं तुमसे अपना मतलब निकलवा कर रहूँगा। संगीन अंदाज में कहते वो पलटकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। अरमीना एक झटके से उठी। खुदा के लिए मुझे यहाँ मत रखें, मुझे वापस जाना है। प्लीज़, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरे बदले आपको कुछ भी नहीं देंगे वो लोग। क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हैं? कौन है आप? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। वो एकदम से इसके पीछे दरवाजे तक लपकी थी। दरवाज़ा बंद करते अरिशमन खानज़ादा ने पलट कर इसे देखा, जिसकी आंखों में खौफ और परेशानी थी। रिलैक्स करो यार, कुछ करने के लिए नहीं लाया मैं तुम्हें यहाँ पर। मुझे जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगा। अब तो मेरे गले पड़ गई हो तो कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। इतना अच्छा फार्म हाउस है, ज़रा घूम फिर कर देख लेना, एंजॉय कर लेना, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जानती हो मैं जितना ठंडा मिजाज का आदमी हूँ, इतना गर्म भी हूँ। दिमाग उलट जाता है मेरा अगर कोई लड़की मेरी बात ना माने तो। तुम्हारे ताया के साथ मेरे पुराने हिसाब हैं, वो सारे चुकता करने हैं, और अब इसमें तुम मेरी मदद करोगी। बेशक तुम इनके लिए गैर अहम हो, लेकिन मैं इस्तेमाल करना है। ये अरिशमन खानज़ादा को अच्छे तरीके से पता है। और अब वापस अंदर जाओ और कपड़े तब्दील कर लो, सख्त अंदाज में कहते से खटाक से दरवाज़ा लॉक किया था। अरमीना ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। कमरे में बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। एक बड़ी सी दीवार गिर खिड़की थी, मगर वो भी लॉक थी। सारी आजमाइशें मेरे लिए क्यों? न जाने ताईजान मेरे बारे में क्या मशहूर कर दें। मुझे पता तो मेरे साथ यही सब होगा, मेरी किस्मत ही बुरी है। दोनों हाथों में अपना सर थाम कर वो फूट फूट कर रोने लगी थी।
اس کا خیال بالکل درست تھا۔ سرمد علی شاہ کے شہر سے واپس کوٹھی واپس پہنچتے ہی تائی جان نے کہرام برپا کر دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں نہ جانے کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں تو پہلے کہتی تھی تمہاری بھائی کی یہ بیٹی گھر میں رکھنے لائق نہیں، مگر تمہیں شوق تھا یتیموں کو پالنے کا، اب منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے تمہاری بھتیجی۔ تائی جان نے سرمد علی شاہ کے کان میں زہر انڈیلا تھا۔ وہ شرباز نگاہوں سے ملازمین کو دیکھتے ان پر برستے رہے۔ کسی ملازم اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ انوری بیگم کے جھوٹ کا پردہ فاش کرتے، اپنے ناخنوں پر نیل پینٹ لگاتی۔ بینش نے مسکرا کر ماں کے سم دیکھا تھا۔ کمال ہے اماں جان، ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہیں، مجھے تو اندازہ نہیں تھا۔ اچھا وہ اس چپکلی سے جان چھوٹ گئی؟ ہر وقت اسے دیکھ دیکھ کر کمپلیکس ہوتا رہتا تھا۔ وہ گھرانہ خوش تھا کہ ارمینا جیسے وجود ان کی زندگی سے غائب ہو چکا ہے۔ صرف سرمد علی شاہ ہی تھے جن کا خون کھول رہا تھا۔ بھتیجی کی محبت میں نہیں بلکہ اس کی نفرت میں ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارمینا کہیں سے ان کے سامنے آئے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کی جان لے لے۔ ایک شخص اور بھی تھا جسے ارمینا کے ہاتھوں سے نکل جانے پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ یہ تائی جان کا بیٹا عثمان علی شاہ تھا، جس نے ارمینا کی زندگی جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پہلے ہی ہاتھ صاف کر لیتا اس پر، نہ جانے کسی چیز کا انتظار کیا تھا۔ میں نے اچھی بھلی لڑکی ہاتھ سے نکل گئی، نہ جانے کون عیاشی کر رہا ہوگا اس کے ساتھ۔ سگریٹ لبوں میں دبائے وہ خباثت بھرے انداز میں سوچتا چلا جا رہا تھا، اور وہ ان ساری باتوں سے بے نیاز اس فارم ہاؤس کے کمرے میں قید دروازے کے ساتھ سر ٹکائے آنسو بہا رہی تھی۔ ارشمن خانزادہ نے اپنی گاڑی خانزادہ پیلس کے سامنے روکی تو ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں کرب سمیٹا تھا۔ سر جھٹکتے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اسے پتا تھا شرمین بیگم بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کہاں تھے؟ تمہارا کل رات بھی سارا کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ تم نے کہا تھا ایک دوست کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شہر جا رہے ہو، پھر کوئی اطلاع ہی نہیں دی۔ شرمین بیگم اسے دیکھتے ناراض ہوئی تھی۔ ارشمن نے آگے بڑھ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا؟ وہ تو دوست تک پہنچا ہی نہیں تھا، بلکہ راستے میں اسے ایک دشمن مل گیا جسے اس وقت وہ فارم ہاؤس میں قید کر کے آ رہا ہے۔ بس واپس آ گیا؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کہیں گم ہو جاؤں گا؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ شرمین بیگم مسکرا دیں۔ شادی کر لو ارشمن، آخر کب تک مجھے انتظار کرواؤ گے؟ 30 برس کے ہو رہے ہو تو شادی کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح اس کے مسکراتے لب مٹ جاتے۔ دور ہٹ کر ٹیبل پر رکھے جگ میں گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ کر لوں گا شادی اماں جان، مگر اس سے پہلے بہت ضروری کام کرنے ہیں مجھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں۔ انتقام لیے بغیر میں اپنا گھر نہیں بساؤں گا، اپنی خوشیوں بھری زندگی شروع نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں آنچ تھی، اس کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ شرمین بیگم نے گہری سانس لی۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا میں نے ارشمن سرمد علی شاہ سے ٹکر مت لینا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ پورا خاندان اس کی سپورٹ میں، تمہارے بابا نے بھی تو یہی کیا تھا۔ وہ اکیلے تھے، بے شک دولت اور طاقت ان کے پاس بھی تھی، مگر وہ بے ضمیر نہیں تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ مانو مٹی تلے سو رہے ہیں۔ مجھے تمہیں دیکھ کر خوف آتا ہے، اور اس میں تمہاری آنکھوں میں بھی وہی بہادری ہے۔ کہیں سرمد علی شاہ تمہارے ساتھ بھی وہی سب نہ کرے۔ انہوں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارشمن خانزادہ مرا تو اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا میرے ساتھ، کیونکہ میں نے انتقام لینے کے لیے اسی کا طریقہ اپنایا ہے۔ سرمد علی شاہ نے بابا کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر رسوا کروایا تھا نا پورے ملک میں، اور پھر اس نے بابا کو کار ایکسیڈنٹ میں مروا دیا تھا۔ میں وہ دن نہیں بھول سکتا، میں بابا کے ساتھ ہی تھا۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے جب بابا کار ڈرائیو کر رہے تھے تو انہیں سرمد علی شاہ کی کال آئی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا اور بابا سے کہہ رہا تھا کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے اس نے کر لیا۔ اسے پورے ملک میں سرمد علی شاہ کو ٹکر دینے والے صرف بابا ہی تو تھے، اور آخرکار سرمد علی شاہ نے بابا کو بھی راستے سے ہٹوا دیا۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا۔ پتہ نہیں اس حادثے میں کیسے بچ گیا، مگر یہ تو طے ہے جب تک میں سرمد علی شاہ کو اس کے کیے کا مزہ نہ چکھا دوں، زندگی کی کوئی خوشی میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ ٹھنڈے انداز میں کہتا ہوا پلٹ کر صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ شرمین بیگم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے شوہر تو کھویا ہی تھا، مگر اس حادثے کے بعد انہوں نے اپنا بیٹا بھی کھو دیا۔ یہ وہ زندہ دل ارشمن خانزادہ تو نہیں تھا جو بات بے بات کہہ کے لگاتا، یہ تو کوئی سخت دل قسم کا انسان تھا جو مسکرانا بھی بھول چکا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے پلٹ کر وہ چلائی، جانتی تھی کہ ارشمن کو اس کے کیے فیصلوں سے باز رکھنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اگر اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی تو وہ بدلہ لے کر ہی رہنے والا تھا۔ سرمد علی شاہ کی بھتیجی گم ہوئی، یقیناً اخبارات اور میڈیا گروپس میں تو ہنگامہ مچ گیا ہوگا۔ اب تک تو ایک تماشا لگ جانا چاہیے تھا، پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے ارشمن خانزادہ نے سامنے دیوار پر لگا ٹی وی آن کیا۔
काफ़ी देर तक वो चैनल बदलता रहा। खबरें, सियासत, मौसम, हर चीज़ पर नज़र डालते इससे हैरानी हो रही थी। कहीं भी सरमद अली शाह की भतीजी के गुम होने के कहीं कोई खबर नहीं थी। क्या वो इन सब के लिए इतनी गैर अहम है? अरिशमन खानजादा ने जेब से मोबाइल निकाल कर चंद नंबर डायल किए थे और अंदरूनी तौर पर मालूमात हासिल करना चाहता था, मगर इसका ख्याल यहाँ भी गलत साबित हुआ। शहर भर में किसी थाने में इस लड़की के गुम होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। यूँ लगता था जैसे वो इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसके खो जाने पर कोई परेशान हो। और अरिशमन खानजादा के चेहरे पर हैरत फैलने लगी। नामालूम क्यों इसके दिल में इस नाजुक सी लड़की के लिए अफसोस जाना था। क्या वो रिश्तों से इतनी महरूम है जितनी कि मैं? वो कल रात से गायब है और अब दिन का उजाला फैल चुका है, फिर भी किसी को इसके गुम हो जाने की कोई खबर नहीं है। इसे पछतावा सा होने लगा। सब आंखों वाली वो मासूम सी परी इसकी निगाहों के सामने लहराई तो वो एकदम बेचैन हुआ उठा। जेब से मोबाइल निकालकर इसने फार्म हाउस के चौकीदार को नंबर मिलाना चाहा, लेकिन इससे पहले फोन बजने लगा। फोन करने वाला फार्म हाउस का चौकीदार ही था। अरिशमन खानजादा ने फोन कान से लगाया। सर, मुझे माफ़ कर दें, मगर वो लड़की भाग गई है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो पूरे फार्म हाउस में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। चौकीदार की घबराई हुई आवाज़ पर वो बेइख्तियार अपनी जगह से उठा था। क्या कह रहे हो? कैसे भाग गई इतनी सिक्योरिटी के बीच में? और तुम कहीं सो रहे थे? जो वो नाजुक सी लड़की तुम सबको चकमा देकर वहां से भाग गई। टेबल पर से चाबी उठाते वो तेजी से बाहर किसी मतलब का था और इसके माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। चलना में पहले तक इसे जिस लड़की से हमदर्दी महसूस हो रही थी, अब वो इसके लिए खतरे की घंटी बनने वाली थी। अगर वो लड़की वहां से फरार होकर सरमद अली शाह तक पहुंच जाती और इसे बता देती कि इसे अगवा करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि अरिशमन खानजादा था, इसका पुरानी दुश्मन, तो यकीनी तौर पर एक नई जंग छिड़ने वाली थी और वो मोहतात अंदाज में खेलने का आदी था, कोई भी सबूत दिए बगैर। और यहाँ तो इसका वाहिद सबूत थी, आज़ाद घूम रहा था। तेजी से गाड़ी निकालते वो चौकीदार पर गुर्रा रहा था। जवाबन चौकीदार ने इसे जो कुछ बताया वो अरिशमन खानजादा इसे सुनकर रह गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ करने वाली वही नाजुक सी लड़की थी जो कल रात फूट फूट कर रो रही थी। सर, वो लड़की कमरे से बाहर निकल कर मेरे पास आई। जब मैं फार्म हाउस के लॉन में एक गोडी करा था, लड़की ने मुझे कहा कि इसे पानी पीना है और कमरे के फ्रिज में पानी नहीं है। मैं हैरान होकर उठा और तभी इसने मेरी आंखों में कोई स्प्रे कर दिया। शायद वो कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम था, जिससे मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैं एक पल के लिए घबराया और वो इस लम्हे का फायदा उठाकर खुले दरवाजे से बाहर की समत भाग गई। मैंने आपसे कहा था ना, तेज तूफानी बारिश की वजह से कोई मुलाजिम फार्म हाउस में मौजूद नहीं है। मैंने सबको फोन करके बुलवा तो लिया था, मगर अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। सुबह का धुंधलाका था, इतना ज्यादा उजाला भी ना था। मैंने दूर तक इसे ढूंढा, मगर वो पता नहीं इनमें कहाँ गायब हो गई। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते अरिशमन खानजादा ने खुद को इस वक्त कोसा था जब इसे फार्म हाउस में इस लड़की को आजाद छोड़ने की बात की थी। अपने रहमदिल हाथों मजबूर होकर इसने कमरे का दरवाजा लॉक नहीं किया था और यही इसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अरमीना ने इस फार्म हाउस से बाहर निकलते सुख का सांस लिया था। अंधाधुंध दरख्तों के दरमियान में दौड़ते इसने कोशिश की थी कि वो सड़क पर ना जाए। वैसे भी इस फार्म हाउस के सामने सड़क का कुछ हिस्सा ही पक्का था। इसके बाद तो धुंध मिट्टी में अटा हुआ कच्चा रहता था। न जाने वो कितनी देर तक भागती रही। इस हफ्ते घर जाना था, वो घर जहाँ ज्यादा करीब भी ना सही, मगर इसके अपने लोग तो मौजूद थे। वहाँ कोई इसे अपने इंतकाम का निशाना बनाने के लिए नहीं बैठा था। वो इसके खूनी रिश्तेदारों का घर था। अरमीना जानती थी कि इसे वहीं पनाहगाह मिलेगी। भागते भागते इसके पैरों में छाले पड़ गए। इसने एक अक्लमंदी की थी कि फार्म हाउस से निकलने से पहले अपने कपड़े बदल लिए थे, इसलिए अब कोई इसे देखकर इस पर शक नहीं कर सकता था। रास्ते में इसने हिम्मत करके गाड़ी वाले से लिफ्ट ले ली। गाड़ी वाले को 100 सवालों के जवाब में बस अपने लबों पर चुप साधे रखी। न जाने वो क्या समझा था, शायद यही कि फार्म हाउस में रात को लाई जाने वाली लड़कियों में से एक वो भी थी जो इस वक्त अपने घर वापस जाना चाहती थी। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी वाले ने अरमीना के साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी और शहर में इसे उतार दिया था। जिस वक्त वो ताया जान की इस बड़ी सी कोठी के सामने पहुंची, दरख्तों के दरमियान में गई, वो काम उठी वैसे ही खामोशी थी जैसे हुआ करती थी। कोई हलचल नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अरमीना के दिल को कुछ हुआ। क्या किसी को इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं कल रात से घर से गायब थी? और अब अरमीना ने आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई। शाम एक दफा फिर रात में बदलने की तैयारी कर रही थी। ऐसे घर से निकले काफी घंटे बीत चुके थे। अब तक तो
किसी को कोई फर्क पड़ना चाहिए था। दिल कड़ा कर वो आगे बढ़ी। कोठी के बैरूनी गेट पर इसे तायाजान नजर आए थे, अपने इसी करोफर और तकब्बुर के साथ गार्ड से कोई बात करते हुए। अरमीना का दिल काम कर रह गया। तायाजान का गुस्सा एक तरफ, मगर फिलहाल तायाजान का सामना नहीं कर सकती थी। इसे पता था ये खानदान इज्जत के मामले में कितना सख्त दिल था। अगर वो खड़े खड़े से गोली मार देते तो वो शहर थे। इन्हें तो इल्म भी ना था कि रात ताईजान ने इसे छोटे इल्ज़ाम के तहत घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ताईजान से बात करनी चाहिए। मैं इन्हें बताऊंगी कि आखिर आपने तो मुझे घर से बाहर निकाला था। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब इन्हें बताऊंगी। वो आहिस्तगी से मुड़कर कोठी के पिछले हिस्से में चली आई थी। अंदर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी था। छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल होते इसे किसी ने देखा नहीं। कोठी में गैर मामूली सन्नाटा था। ताईजान के कमरे के सिमत जाने के लिए इसे राहदारी से गुजरना था। राहदारी में कदम रखते अभी वो चौकीदार से कुछ दूर ही चली थी जब अचानक वो चौंक कर पलटी। इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसका शक दुरुस्त था। इसके ऐन पीछे उस्मान अली शाह खड़ा था, चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाए, आंखों में हमेशा वाली चमक लिए इसने ये आगे बढ़कर अपना हाथ अरमीना के लबों पर दबाया था। देखो तो जरा कौन वापस आया है। पूरी रात घर से बाहर रंगरलियां मनाने के बाद आखिरकार तुम्हें घर का ख्याल आ ही गया। अरमीना को इसकी अपनी गिरफ्त अपने वजूद में खुपती हुई महसूस हुई। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी। इसने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, मगर उस्मान शाह की गिरफ्त इसके ऊपर मजबूत हुई थी। डैड तो पता नहीं तुम्हारा क्या हशर करेंगे। इन्होंने साफ कह दिया कि अब अगर तुम घर आई तो तुम्हें सीधा सीधा गोली मार देंगे। वैसे तुम गई किसके साथ थी? हाँ, जो लेकर गया था वो छोड़ गया है मेरे साथ। तो नरमी दिखाते हुए, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती थी, बाहर अपना सब कुछ खुशी खुशी दान कराई हो, है ना? वो इसके ऊपर झुकते हुए मकरू अंदाज में कह रहा था। अरमीना को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। एक दफा इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी। पिछले रास्ते से आना इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। ताईजान बिनिश के अलावा वो आखिर इस शख्स को कैसे भूल सकती थी जिसने हमेशा इससे हरेस किया। पिछले 4 सालों में कोई मौका ऐसा नहीं था जब उस्मान अली शाह ने अपनी नापाक नजरों से इसे दागदार न किया हो। वो हमेशा मौके की कताक में रहता था, कब किस वक्त फायदा उठा ले, कभी इसे हाथ से छू लेता, वो कभी जू मायने फिक्रा कस देता। ना मालूम कैसे अरमीना इसको भूल गई। एक झटके से इसने उस्मान अली शाह का हाथ अपने लबों से हटाया था। मुझे छोड़ो, मैं ताईजान को सब कुछ बता दूंगी, मुझे जाने दो। इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर उस्मान ने एक दफा फिर इसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपने हाथ सख्ती से इसके लबों पर जमा दिए। चिल्लाने की कोशिश मत करो, लोगों के लिए तो वैसे ही तुम गायब हो चुकी हो। थोड़ा सा फायदा मेरा कर दोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? तुम जैसी लड़कियों की तो न जाने कितने बॉयफ्रेंड्स होते हैं जो आधी रात को घर से गायब हो जाती हैं। मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड समझ लो। वो इसके ऊपर झुका था और अरमीना के लबों से एक दिल खराश चीख निकली, मगर वो चीख किसी के कानों तक न पहुंच सकी। वो लबों में घुट कर रह गई। वो बुरी तरह से फड़फड़ाई और ऐन इसी लम्हे जैसे कोई नादीदा मसीह इसकी मदद को आया। एक जोरदार आवाज आई थी और किसी ने उस्मान अली शाह के सर पर वार किया था। एक जोरदार कराह के साथ सर पर हाथ रखता वो पलटा। अरमीना ने धुंधलाई आंखों के साथ देखा। उस्मान अली शाह का हाथ रंगीन हो रहा था। इसके ऐन पीछे कोई खड़ा था, 6 फुट से निकलता कद, वही हुलिया, वही बाल, वही आंखें। इसके हाथ में लोहे की कोई राख थी जिससे इसने उस्मान अली शाह के सर पर वार किया था। वो अरिशमन खानजादा था। इसकी आंखों में ऐसे शोले भड़क रहे थे कि एक पल के लिए अरमीना को अपनी समातों पर ताज्जुब हुआ। वो यहाँ कैसे आया था? और अरमीना को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। आखिर वो आज़ाद क्यों नहीं होती थी? एक कैद से दूसरी कैद, एक जहन्नुम से दूसरा जहन्नुम। आखिर ये सब इसका नसीब क्यों था? चकराते सर को थामते इसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की। क्या हो रहा है? यहाँ कौन है? ये गरजदार आवाज पर अरमीना ने बेबसी से अपनी आंखें मींची थी। मौत अब इसके सामने थी। ये तायाजान की आवाज थी। सरमद अली शाह की आवाज लोहे की रॉड हाथ में थामे और अरिशमन खानजादा ने अपना सर उठाकर देखा। इसका दुश्मन इसके सामने था। नफरत की एक शदीद लहर इसके अंदर जागी थी। वो यहाँ अरमीना का पीछा करते हुए आया था। वो जानता था वो इससे घर में जाएगी पनाह की तलाश के लिए। ये इसके अपनों का घर था जिन्हें वो बेवकूफ़ अपना समझती थी। वो इसके पीछे घर में दाखिल हुआ था ताकि इसे खामोशी से वापस ले जा सके। इस बार सही मायने में वो इसे अगवा करना चाहता था, मगर अंदर उस्मान अली शाह के हाथों इसका इस्तेहसाल होते देखकर वो खुद को रोक नहीं सका था। अब इस वक्त उस्मान अली शाह
मधुर हालात में जमीन पर पड़ा था, इसका खून फर्श पर बह रहा था और इसे मारने वाला अरिशमन खानजादा था। सरमद अली शाह ने एक बेयकीन निगाह इस मंजर पर डाली। तुम तो फिरोज खानजादा के बेटे हो ना, अखबारात में बड़ा चर्चा होता है तुम्हारा बाप की मौत का बदला लेने के चक्करों में हो ना तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो परेशानी से बोलते आगे बढ़े थे। इनकी निगाह जमीन पर पड़े अपने इकलौते बेटे पर पड़ी और सरमद अली शाह के चेहरे के तासुरात बदल गए। ये क्या किया तुमने? मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बज़ात आदमी जिस तरह तुम्हारे बाप के लिए थी, मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे पर हमला किया तुमने। वो गरजते हुए आगे बढ़े थे और उस्मान खानज़ादा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा था। ना इसके चेहरे पर कोई खौफ नमूदार हुआ, वो इस तरह मुतमईन अंदाज में खड़ा था। अलबत्ता अमीना की दुनिया तहबाला हो रही थी। हाँ, मैं इसी का बेटा हूँ, इसी फिरोज खानजादा का जिसके खून से तुम्हारे हाथ रंगे हैं। बदला लेना चाहता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें इसी हाल में पहुंचाना चाहता हूँ जिसमें तुमने मेरे बाप को पहुंचाया, यानी कि कब्र की गहराइयों में। और देखो आज किस्मत खुद मुझे यहाँ तक ले आई है। अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड जमीन पर फेंकते वो 2 कदम चलकर सरमद अली शाह के सामने आया। सरमद अली शाह के चेहरे पर वाज़ेह घबराहट नजर आई। इस शख्स से वो कब से छुपता फिरा था, इस उम्र में आधा था अरिशमन खानजादा, मगर कारोबारी हलकों में वो इससे तिगनी का नाच नचाते हुए सरमद अली शाह को अपने शिकस्त वाज़ेह नजर आई। वो इतनी जीदारी के साथ इसके घर में खड़ा होकर इसे धमका रहा था, ये मेरा घर है और इस वक्त तू मेरे घर के अंदर खड़ा है। एक आवाज पर सारे मुलाजिम दौड़ते हुए आएंगे और तू कब मरेगा तुझे खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना इंतजार कौन करे? सरमद अली शाह ने खबासत भरी मुस्कुराहट के साथ अचानक कहीं अपनी कोट की जेब में हाथ डाला था। अरमीना क्या कि बेयकीनी से पहले वो जानती थी कि इसका ताया एक गन हमेशा अपने पास रखता था और इस वक्त इसने वही गन निकाली थी। वो बेख्तियार जमीन से उठी। तायाजान वो नहीं जानती थी कि वो अरिशमन खानजादा और अपने तायाजान के दरमियान क्यों आई, क्यों इसने इस शख्स को बचाया जिसने इसे कैद किया था। वो तो इससे भाग कर यहाँ आई थी, तो फिर इसकी जान बचाने के लिए इसने कोशिश क्यों की? सरमद अली शाह की पिस्तौल से गोली निकली थी, इसका निशाना अरिशमन खानजादा था, मगर दरमियान में आने वाली अरमीना ने इस गोली का जख्म खुद पर छीला था। गोली इसके बाजू में लगी थी, एक चीख इसके लबों से निकली। सफ़ेद शर्ट खून से रंगीन होने लगी। बंद होती आंखों के साथ लड़खड़ा कर गिरते इसने देखा था कि अरिशमन खानजादा किस तरह लपक कर इसके पास आया था। सरमद अली शाह ने गन वापस कोट की जेब में डालते जमीन पर पड़े अपने बेटे के सिमत देखा। वह ऐसा मौका था जब किसी को किसी का होश नहीं था, शायद वो कयामत की ही घड़ी थी। इसे बाजू में उठाते अरिशमन खानजादा घर की पिछले सिमत भागा था और सरमद अली शाह मुलाजमों की फौज को बुलाते उस्मान अली शाह का चेहरा थपथपा रहा था। वो अपने बेटे को बचाना चाहता था और अरिशमन खानजादा अरमीना को, जो इसकी कुछ नहीं लगती थी, मगर इसके बावजूद वो इसकी जान के लिए फिक्रमंद था। खून बह रहा था, इसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। कैसा इंतकाम, कहाँ का इंतकाम, वो सब भूल चुका था। अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर अरमीना को लिटाते इसने पूरी कुव्वत से गाड़ियां अस्पताल की सिमत बढ़ा दी थी। क्यों आई थी तुम मेरे रास्ते में? तुमने मुझे बचाया। तुम्हारे ताया कभी मुझ पर गोली नहीं चला सकता था, वो सिर्फ मुझे धमकाना चाहता था। वो जानता था मेरी मौत की सूरत में इसे किन किन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रहा था। अरमीना को लगने वाली गोली सीधा पुलिस केस थी और उस्मान खानजादा के ऊपर तक ताल्लुकात ना होते तो कभी इतनी आसानी से इसे वो ट्रीटमेंट ना मिलता। चंद घंटों में इसके बाजू में से गोली निकालकर इस खतरे से बाहर करार दे दिया गया। आईसीयू के बाहर टहलते अरिशमन खानजादा ने महसूस किया था कि वह इसके वजूद में सुकून फैल रहा है। क्या हो गया मुझे आखिर? मैं क्यों इस लड़की के मुतालिक इतना सोच रहा हूँ? कौन है वो? मैं इसे अगवा करके लाया था। मैं इसके जरिए सरमद अली शाह से बदला लेना चाहता था, अपने बाप की मौत का बदला। और मैंने क्या किया? मैं तो उल्टा इसे बचाता फिर रहा हूँ। वो बेबसी की आखिरी स्टेज पर था। वो अस्पताल में ही मौजूद था जिस वक्त इसे अपने करीबी आदमी का फ़ोन मौसूल हुआ। सर सरमद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है। वो आप पर अपनी भतीजे के अगवा और कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम लगाने वाला है। आपके साख को शदीद नुकसान पहुंचेगा। ये शख्स इज्जत के लायक नहीं है। इसके साथ वही होना चाहिए जो हम सब आपसे लंबे अरसे से कह रहे हैं। अपने आदमी की बात सुनकर अरिशमन खानजादा ने अपने लब भींच लिए। फैसला करने का वक्त आन पहुंचा था। इसने अरमीना को बाहर हिफाजत अपने घर पहुंचने का हुक्म देते अपने बाकी की हदायत मुकम्मल की थी। सरमद अली शाह के मुतालिक हदायत, इस शख्स को वो सबक सिखाओ जो अरसे दराज से मैं सिखाना चाहता था, मगर हमेशा मेरी तरबियत आड़े आ जाती थी। मगर अब वो देखेगा
کیا دشمن خانزادہ کا انتقام کیسا ہوتا ہے؟ سرمد علی شاہ کی پریس کانفرنس سے پہلے اس کے خلاف سارے کیسز کھل گئے تھے۔ فراڈ، فیروز خانزادہ کے قتل کا مقدمہ اور دیگر کئی جرائم۔ ارشمن خانزادہ نے اپنی پوری طاقت استعمال کی تھی اور جواباً سرمد علی شاہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر وہ ایک بات بھول گیا تھا، ارشمن خانزادہ نئے دور کا کھلاڑی تھا اور اس کے پاس ذہانت تھی، عقل تھی۔ سرمد علی شاہ کو قانونی معاملات میں پھنسا کر ارشمن خانزادہ نے ہر اس ڈیل میں دخل اندازی کی تھی جو سرمد علی شاہ کی کمپنیاں کر رہی تھیں، اور صرف 2 دن میں وہ سرمد علی شاہ کو پائی پائی کا محتاج کر چکا تھا۔ وہ ملک کا جانا مانا بزنس ٹائکون تھا اور اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ناممکن نہیں تھا۔ جس وقت پولیس ہتھکڑیاں لگا کر سرمد علی شاہ کو اور اس کے بیٹے عثمان علی شاہ کو گرفتار کر کے لے کر گئی، کوٹھی میں ایک احرام برپا تھا۔ تائی جان اور اونچی اونچی آواز میں ارمینا کو بددعائیں دے رہی تھی، جس کے عاشق نے یہ سب کچھ کیا تھا اور دور اپنی گاڑی میں سکون سے بیٹھے۔ اور عثمان خانزادہ نے یہ منظر دیکھا، یہ سب کچھ مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، پتہ نہیں میں نے اتنا انتظار کیوں کیا۔ اپنی گاڑی کا رخ اپنے گھر کی سمت مڑتے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اس ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ۔ وہ جانتا تھا سنت علی شاہ کے تعلقات مضبوط ہیں، وہ حاجی عقل جیل سے باہر آئے گا، اپنے پیروں پر دوبارہ سے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کو مزید اس کے ظلم کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کن گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ اماں جان تو پہلے بھی اس شہر میں رہتی تھی، میں نے کبھی اتنی فکر تو نہ کی جتنی مجھے اب ہو رہی ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرا تھا اور جواب اس سے مل گیا۔ اس سے ارمینا کی فکر تھی جیسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ پرتعیش کمرے میں آرام کر رہی تھی، سفید بیدار بیڈ شیٹ اور مہنگا فرنیچر۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بائیں بازو کے اوپر پلسٹر لگا ہوا تھا، شاید اسی کا بازو فریکچر ہوا تھا۔ ایک جھماکے کے ساتھ یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ میں کہاں ہوں؟ کس کے گھر پر ہوں؟ کیا تائی جان نے مجھے معاف کر دیا؟ بامشکل زمین پر قدم رکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب کمرے میں شرمین بیگم داخل ہوئیں۔ اٹھ کے تو ارمینا شکر ہے کہ تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہے، پورے 3 دن بے ہوش رہی ہو۔ تو چوٹ سے زیادہ ذہنی صدمے کا اثر تھا جس کی وجہ سے تم ہوش میں نہیں آ رہی تھی، وہ محبت سے کہتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارمینا نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا۔ میں ارشمن کی ماں ہوں، تم اس وقت ہمارے گھر پر ہو، وہ محبت سے بولی تھی۔ ارمینا نے اپنا رخ موڑ لیا اور جب بھی دروازے پر دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، دیکھو ارشمن بھی آ گیا، لمبی عمر ہے تمہاری، میں ارمینا سے تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ شمیم بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ آہستہ سے ارمینا کے سامنے آتے اس نے پوچھا تھا، اور ارمینا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر آج ایک نرم سا تاثر تھا، لیکن وہ اس کا کیا لگتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں جس کے لیے اس نے اپنے بازو پر گولی کھائی تھی۔ مجھے کسی دارالعلوم میں بھیج دیں یا کسی یتیم خانے میں، کوئی بھی ایسی جگہ جو بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس پناہ دیتے۔ میں آپ لوگوں پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرے تایا جان نے مجھے ڈس اون کر دیا، میں جانتی ہوں، اور میرے والدین زندہ نہیں ہیں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ شرمین بیگم نے ایک نظر ارشمن کی طرف دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کچھ فیصلے ان دونوں کو خود ہی کرنے تھے، یہ بات تو وہ جانتی تھی۔ آہستگی سے پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا، گود میں دھرے ہوئے اس کے سفید ہاتھوں کو جنہیں وہ مسل رہی تھی۔ ارشمن نے آہستگی سے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ اب تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ جس وقت تم نے میرے حصے کی گولی اپنے اوپر کھائی تھی، کیا اس وقت طے نہیں ہو گیا تھا کہ میں اور تم ایک دوسرے کی کیا لگتے ہیں؟ سرمد صاحب نے انجام کو پہنچ چکا ہے، مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں، وہ واپس آ جائے گا، مگر اس سے پہلے میں تمہیں اماں جان کو لے کر اس ملک سے جا چکا ہوں گا۔ میں اپنا کاروبار بیرون ملک منتقل کر رہا ہوں، میں مزید کسی کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ آہستگی سے بولا تھا اور ارمینا نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں وہ اتنا اپنا اپنا لگتا تھا، اور وہ اس کی موجودگی میں وہ خود کو اتنا محفوظ تصور کر رہی تھی۔ کون سے آپ اپنے ہیں؟ آپ کے جنہیں آپ کھونا نہیں چاہتے وہ بے اختیار ہو جاتی تھی۔ ارشمن کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اماں جان اور میری ہونے والی بیوی جو میرے سامنے بیٹھی ہے، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ انکار مت کرنا پلیز، اب تو ہم دونوں کا خاصا گہرا رشتہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد اوپر لگی چوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تھا۔
अलमीना ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। बेशक इसका दिल दुखी था, वो अपनों के दिए हुए जख्मों से अंदर तक चूर गई, मगर इसे अरिशमन खानज़ादा अच्छा लगा था, जो इसे बचाने वाला वहां तक चला गया जहां इसे अपनी जान का खतरा था, और फिर इसे बचा कर ले भी आया। ज़रूर कर लूंगी शादी, लेकिन दोबारा कभी मुझे अगवा करने की कोशिश ना करना। वो जैसे इसे याद दिलाते हुए बोली। अरिशमन खानज़ादा ने सर को हल्का सा खम दिया। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए अपने पास कैद कर लूँगा, फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसकी बात पर वो बेख्तियार मुस्कुराई थी और दूर तक जैसे फूल ही फूल खिलने लगे थे।